एक मेरा इंटरव्यू CNN पे हो रहा था, हांगकांग से बराह रास्त हो रहा था। तो जब उन्होंने इस पे 295C के बारे में बात की मुझसे, तो मैंने कहा देखें ये इसी तरह है जिस तरह हॉलोकॉस्ट के बारे में आप नहीं बात करने दे रहे हमें, तो इसी तरह ये कानून को भी तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही मैंने हॉलोकॉस्ट का लफ्ज़ किया तो मेरा ऑफ द एयर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमारे YouTube चैनल में खुशामदीद। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा राब्ता जो है एक आपस में रहे, और जब हमारी वीडियोज़ आया करें तो आप उन्हें देख लिया करें। आज चंद एक ऐसी चीज़ें थी जिस पर डिस्कशन करना मैं चाह रहा था, जो माजी के अंदर हुई हैं। एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई जर्नलिस्ट के साथ। ये बड़ा अच्छा कदम था। मेरा ख्याल है कि ISPR ने उनको बुलाया हुआ था अफ्तारी पे, और फिर उसकी बहुत से जो जर्नलिस्ट थे जो नहीं गए थे, उन हर एक ने अपने अपने वीडियो लॉग पे कुछ ना कुछ कहानी घड़ के लगा दी, किसी ने कोई सुनी सुनाई बात कर दी। जैसे कि कहा जाता है कि एक बात निकलती तो फिर चली जाती, लेकिन ये एक इंटरेक्शन के हवाले से मैं कहूँगा, क्योंकि अभी बहुत सी इस रीजन के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसके बारे में जर्नलिस्ट को इन्फॉर्म करना चाहिए। एक तो इसमें 2-3 बातें क्लियर हुई, कुछ अफगानिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, और पाकिस्तान पे अमेरिका और के निकलने के बाद पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ेंगे। उसके कुछ असरात तो हमें 1-2 दिन पहले नज़र ही आ गए कि हमारे फिर जहाँ पर फैंस लग रही थी वहाँ पर हमला हुआ, हमारे एक अफसर और कई जवान जो है वो शहीद हुए, और आइंदा आने वाले दिनों में ये ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो नज़र आएगी, कुछ बलूचिस्तान के अंदर, कुछ अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, क्योंकि जब ऐसे मौके मिलते हैं तो फिर हमारे जो दुश्मन होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। और ये माजी में भी इस तरह होता रहा है कि जब भी इस किस्म का मौका मिला है हिंदुस्तान को, उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, पार्लियामेंट पर हमला हो, या पुलवामा का केस हो, उस सब के सब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा कर कभी हमला करने की कोशिश की है, कभी आकर चाय पीने की कोशिश की है, कभी चाय पीकर चले गए। तो इन चीज़ों को क्लियर होना चाहिए, और क्योंकि मीडिया बहुत वाइब्रेंट है अब पाकिस्तान के अंदर, ये वो 80s और 70s और 80s इवन 90s का ज़माना नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो ये तोहफ़ा देकर गए हमें मीडिया की आज़ादी का, और इतने चैनल्स जो खोल गए, अब हर चैनल को अपनी एक्टिविटी और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, और उस एक्टिविटी में बेहतर होता है कि बातचीत उनके साथ रहे, चाहे वो ISPR के थ्रू, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के थ्रू, इक्का दुक्का मरतबा मिलना चाहिए। और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर ने भी उनके साथ एक इंटरेक्शन किया, जो बहुत सी बातें ऑफ द रिकॉर्ड रखी और बहुत सी बातें जो है वो ऑन द रिकॉर्ड रखी। तो इस सिलसिले में जो बातें ऑफ द रिकॉर्ड रखी मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें से एक इशू जो था वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में था, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड रखा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उसके बारे में बात की, और उन्होंने कहा, ये इंडिकेशन दी जो मेरे तक पहुंची, अब मालूम नहीं वो सच है कि नहीं है, जब तक उसकी तरदीद नहीं आती हम समझते हैं कि वो सच है, कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाएगी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम है उसके अंदर आ जाएगी। और वैसे भी उस जमात ने पिछले इलेक्शन में भी बहुत से वोट लिए हैं, और आने वाले इलेक्शन में भी मेरा ख्याल है कि बड़ा एक जज्बाती इशू है उनके पास लब्बैक या रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पे लोगों का, हमारे ख़ासतर लोगों की एक बड़ी मोहब्बत है और एक बड़ी चाहत है इसमें। इस इशू से रिलेटेड मैं ये बात करना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो यूरोपियन यूनियन के अंदर करारदाद पेश की गई, जिस करारदाद में ये कहा गया कि पाकिस्तान अपने तौहीन रसालत के कानून पर नज़रसानी करे, बल्कि उसको रिपील कर दे, उसे ख़त्म कर दे। मैं ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि इन हालात में इस इशू को उठाना बनता है कि नहीं बनता मुझे नहीं मालूम, लेकिन यूरोपियन यूनियन भी कोई मौका हासिल नहीं जाने देती कि पाकिस्तान को थ्रेट ना की जाए, या ऐसे मुल्कों को थ्रेट ना की जाए जिससे उनकी एक वो मुआज़रत नहीं है।
इसमें जो रेजोल्यूशन आई GSP प्लस स्टेटस है पाकिस्तान को, उसको क्यों ना रिव्यू किया जाए और क्यों ना उस पर जो है वो उसको रिव्यू किया जाए और क्यों ना उस पर हम बातचीत दोबारा शुरू करें। तो इसमें 678 वोट्स जो पड़े वो पड़े करारदाद की हक में और पाकिस्तान के मुखालिफ, और 8 वोट जो पड़े वो करारदाद के मुखालिफ और पाकिस्तान के हक में। अब यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज जो है वो रिव्यू पाकिस्तान की एलिजिबिलिटी को करना चाहती है कि क्या हम इनको GSP प्लस स्टेटस दें कि ना दें। और पैरा 17 जो उनका है उसमें लिखते हैं कि बिकॉज ऑफ TLP, ये जो इनके TLP की जो 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 एक हड़ताल हुई है या उन्होंने जो धरना देने की कोशिश की है या वो इकट्ठे हुए, उसमें कोई फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने का मुतालबा किया गया। और साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फ्रेंच कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वगैरह वगैरह। और फिर मेंबर स्टेट्स पे जोर दिया है कि वो इस GSP प्लस स्टेटस है क्या, ये है जनरलाइज्ड स्कीम्स ऑफ प्रेफरेंसेस जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को दी जाती हैं, जिस तरह बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, कि जिसमें हमें टैक्स की छूट दी जाती है और हमारा जो जो टेक्सटाइल के गारमेंट्स वगैरह और दीगर जो हम सप्लाई करते हैं यूरोपियन यूनियन को, वो एक कम्पेटिटिव रेट में आ जाते हैं और फिर सेल्स जो हमारी बढ़ती है। हमारा इस वक्त EU को जो हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो तकरीबन $4 बिलियन के करीब है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और फिर उसमें उन्होंने इंटरेस्ट देखें कितना इसमें होता है, क्योंकि मैं वज़ीर मज़हबी अमूर रहा हूँ, मैं यूरोपियन यूनियन में भी जाता रहा हूँ और मैं स्टेट डिपार्टमेंट में भी जाता रहा हूँ। सवाल 2-4 ही उनके होते हैं जो कि वो उन्होंने सुनाई बातों पर किए जाते हैं। कहीं एक दफ़ा कहीं मिनॉरिटीज़ के आग लग गई, कहीं कोई दूसरे मामलात हो गए, तो उनको वो फिर उसे उजागर करते हैं और मुझसे भी ये सवाल पूछे गए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो उनको समझाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर हमारे एक किरदार आ जाता है हमारे वजारत ख़ारजा का, कि हमारी वजारत ख़ारजा को चाहिए कि वो ना सिर्फ के रिएक्ट करें इवेंट्स के ऊपर, उनको प्रोएक्टिव होना चाहिए। अब हमें ये मालूम था कि ये कोई आज से नहीं हो रहा, यूरोपियन यूनियन में और स्टेट डिपार्टमेंट में ये 295C और इसको रिपील करने के बारे में, और मिनॉरिटीज़ को जो है हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन है या दूसरे मिनॉरिटीज़ रहती हैं उनके बारे में, ताकि यहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हालांकि मेरे ख्याल है पाकिस्तान में जो इंसिडेंट हुए हैं कुछ गलतफहमी की बुनियाद पर हुए हैं, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं वो भी कुछ गलतफहमी की बुनियाद पर हुए थे। तो इसमें यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि कुछ लोगों को जिनके खिलाफ ये केसेस थे, यहाँ तक कहा गया उनका नाम लेकर कि भाई इनको आप छोड़ें और हम इनको वीज़ा देने के लिए तैयार हैं ताकि ये पाकिस्तान ये बाहर जो है वो आ जाए, पाकिस्तान से बाहर आ जाए। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये, और उसमें उन्होंने विमेन की, मिनॉरिटीज़ की भी बात की है, इंश्योर सेफ्टी और जर्नलिस्ट की भी बात की है, ह्यूमन राइट्स की भी बात की है, और ब्लास्फेमी लॉ को रिपील करने की बात की है। पहली बात तो ये देखें, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये, क्योंकि मैं ये सारे इससे गुजर कर मैंने देखा भी है कि ये 1927 के अंदर ये जो है कानून 295 जो है ये हिंदुस्तान के अंदर बना था, जब एक रॉयट्स हिंदू मुस्लिम हुई थी और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कुछ गलत पैम्फलेट छाप दिए थे। तो हिंदुस्तान को ये कानून पास करना पड़ा कि रिस्पेक्ट करेंगे वो। और फिर इसी तरह से यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ये हुआ मामला 295C 1986 में या 88 में ये जो है कानून आया, शायद 86-85 में। तो उसके बाद देखना ये है कि कहते हैं कि उससे पहले बहुत कम केसेस थे, उसके बाद केसेस ये हो गए, लेकिन कन्विक्शन आज तक यानी एग्जीक्यूट नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर कभी भी। सज़ा ज़रूर दे दी होगी, लेकिन कुछ लोगों की बेल हो गई, कुछ लोगों की बेल नहीं हुई, कुछ फैब्रिकेटेड केसेस थे वो भी सामने आ गए, कुछ फैब्रिकेटेड नहीं थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में हमने एक 156A आर्टिकल जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और उसमें ये कहा गया कि ये केसेस जो थे, ये नहीं कि कानून गलत है,
इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो गलत थी, इसका जो तरीक़ाकार था वो गलत था। तरीक़ाकार ये था कि एक शख्स जो है वो किसी से कोई दुश्मनी हो गई, कहीं वो ताश खेल रहा है, वो हार गया, उसने किसी से पैसे लेने, उसने कहा यार ये क्रिश्चियन है, इस पर अगर हम ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि इसने कुरान के सफ़ात को आग लगाई या कुछ इस किस्म की बात करें, जिससे कि रॉयट्स शुरू हो गई। और फिर आपने देखा सांगला के अंदर कुछ गिरजों को और सक्कर में कुछ गिरजों को, जब जिस ज़माने में मैं वज़ीर मजहबी अमूर था, उनको आग लगाई गई। फिर इस पर बैठ कर एक ऐसी वक्त आया जबकि अमेरिका ने प्रेशर डाला और परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, और उन्होंने कहा कि आप अपने जो इस्लामी कानून है उनको तब्दील करें, जैसे हदूद ऑर्डिनेंस को भी आप ख़त्म करें और 295 को भी आप रिपील करें। लेकिन रिपील करने की तो देखें जज्बात अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तो हर मुसलमान का ये हक है और फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी जान भी कुर्बान करे वो। और इश्क़ रसूल में तो लोग आपको मालूम है कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये ज़रूर है कि हमें थोड़ी इस बात पे जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये बात पता लगी कि इस कानून को तब्दील नहीं किया जा सकता, तो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ ऐसी की गई जिससे कि मैं समझता हूँ कि आगे इसको परसू करना बड़ा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि 2004 के बाद इस बात को चेक करना पड़ेगा दोबारा के बहुत कम केसेस हैं जो रजिस्टर हुए हों। वो इसलिए कि जब ये इसको लेकर आए तो उन्होंने कहा कि तहकीक जो है वो एक आम थानेदार या सिपाही या थाने के अंदर करने के बजाय सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है वो इस मसले को खुद देखेगा। जब वो कन्विंस हो जाएगा कि ये मामला ठीक है तो वो जाएगा फिर अपना सेशन जज के पास, और जब सेशन जज अप्रूवल देगा तो फिर FIR कटेगी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा केस आया होगा सामने जिसमें ये बात की हो। अब एक और बड़ी अजीब व गरीब बात हुई कि कुछ जज्बात का इजहार किया, कभी मैंने भी कर दिया पार्लियामेंट के अंदर, और कभी अब हमारे दोस्त जो PTI के हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उन्होंने भी ज़िक्र कर दिया अपना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क का जिक्र कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम इस पर कट मारेंगे, हम इसको तब्दील नहीं होने देंगे, और लब्बैक या रसूलुल्लाह को जो है वो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और इस किस्म की बातें हुई। इस हद तक नोट किया गया कि हुकूमत से जो जो लिखा गया, तहरीर लिखी गई इस बारे में, और ये जो रेजोल्यूशन आई है इसके अंदर उन वज़रा के नाम भी शामिल किए गए। अब मैं एक बात ये आखिर में कहना चाहूँगा कि एक तो ये कानून के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियाँ आ गई हैं वो आ गई हैं। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि देखें ये कानून जो है ये तब्दील करना तो नामुमकिन है, पहली बात। दूसरी बात, तब्दील कर दिया और कानून ना हुआ और FIR दर्ज ना हो सकी तो लोग फिर कानून अपने हाथ में ले लेंगे, जिस तरह बहुत से केसेस में इस तरह हुआ कि सजाएं नहीं मिली, FIR कट गई, जेल हो गई। जेल के अंदर भी कुछ कैदियों ने एक दूसरे को तो नहीं पर ऐसे शख्स को जिस पे तो इन्हें रसालत का ये लगा था उसको कत्ल कर दिया गया वहाँ पे। तो ये मतलब एक इंसिडेंट होगा मिलियंस के अंदर जो इस किस्म का होता है। लेकिन अगर कानून ना हो, 295C ना हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद ये जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और लोग फिर कानून को अपने हाथ में लेंगे। इसलिए यूरोपियन यूनियन को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम वो बात करें जो कि प्रैक्टिकल बात हो। देखिए ये कहना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हॉलोकॉस्ट के ख़िलाफ़, यानी जो एग्जैजरेशन हुई हुई है हॉलोकॉस्ट के अंदर, जब उस पर कोई शख्स बोलता है तो बहुत सी तकलीफ़ होती है यूरोपियन यूनियन को, इसराइल को, अमेरिका को, यहूदियों को। यहाँ तक कि जब इस बारे में एक मेरा इंटरव्यू CNN पे हो रहा था और हांगकांग से बराह रास्त हो रहा था, तो जब उन्होंने इस पे 295C के बारे में बात की मुझसे, तो मैंने कहा देखें ये इसी तरह है जिस तरह हॉलोकॉस्ट के बारे में आप नहीं बात करने दे रहे हमें, तो इसी तरह ये कानून को भी तब्दील करना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही मैंने हॉलोकॉस्ट का लफ्ज़ लिया तो मेरा ऑफ द एयर कर दिया गया मुझे। तो जब आपके इतने जज्बात हैं, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपको इतनी क्या मसला बना हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमने यही करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि एक दूसरे के जो रहनुमा हैं, जो
उनके बुज़ुर्ग हैं या उनके जो जो अकाबिर हैं या उनके जो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर। और 295C तो ये कहता है कि तमाम जो अल्लाह के पैगम्बर हैं उनके ख़िलाफ़ बात करने पे पाबंदी है, चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो यहूदियों के राहबर हो, चाहे वो ईसाइयों के राहबर हो, और सबसे बढ़कर हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मुसलमानों के जज्बात हैं उसमें इस कानून को तब्दील करना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत ये कर सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि जज्बात में आकर इस किस्म के किसी पे झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं, ताकि अगली की ज़िंदगी को जो है वो ख़तरा हो जाए। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की बैरून मुल्क बदनामी हो कि यार ये देखें लोग, क्योंकि अभी जो उनकी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारे कोर्ट्स के अंदर केसेस गए हैं उसमें से उनका फैब्रिकेटेड केसेस बहुत ज़्यादा थे। तो फैब्रिकेटेड केसेस को बंद करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और इस कानून को के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आखिर में मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोशिश की है, तमाम अपोजिशन को भी उनके साथ मिलकर जो उन्होंने ख़त लिखे हैं उस पर हर किसी का सिग्नेचर होना चाहिए। तमाम मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर इस बारे में बात करनी चाहिए और मगरिब को ये समझाना चाहिए कि हमारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना जज्बाती ताल्लुक़ है और किस तरह से हम इस मामले को बेहतर बनाना चाहते हैं और इसको आगे लेकर चाहते हैं। तो आप भी हमारे साथ तावन करें, बजाय इसके कि किसी मुल्क को कह दिया जी कि हम इनकी GSP प्लस बंद कर देंगे। $4 अरब से हमने कोई मार नहीं जाना, लेकिन यह है कि हमारा जो नुकसान होगा, क्योंकि हमारे ईमान और दीन बड़ा कमज़ोर है, इसलिए हम कहते हैं $4 अरब जो है उसके लिए जो भी कुर्बानी देना चाहें हम दे दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने ठीक स्टैंड लिया है, ठीक खतूत लिखे हैं और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अनकरीब एक मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके इस बारे में दो टोक जो है वो पैगाम मगरिब को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।